आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल करते हैं सर। आज हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम है जिसका नाम है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल चैप्टर है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सॉल्व करने में इसके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए, इसके अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है सर? इसके अंदर हमारी टैक्सेबल होती है बिजनेस की और प्रोफेशन की इनकम। बिजनेस की और प्रोफेशन की इनकम। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे पीजीबीपी के अंदर वो कैसे होता है। एक ओवरव्यू, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें इसमें क्या करना है। चलिए, हमने 11th 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना सीखा था। हाँ सर, इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता था सर। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा मैं। ग्रॉस प्रॉफिट आता था सर। फिर इधर हम एक्सपेंस डाल देते थे। फिर इनकम टैक्स आता था। फिर जो बच गया वो नेट प्रॉफिट आता था। और ये नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ चला जाता था? बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस या फिर कैपिटल में ऐड हो जाता था सर। हाँ, तो हमें क्या करना है? हम पीजीपीपी में टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट उठाएंगे एज पर बुक्स। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया एज पर बुक्स उठाएंगे, इसमें ऐड करेंगे वो एक्सपेंसेस जो कि इनकम टैक्स में डिसअलाउ होते हैं। क्या ऐड करेंगे? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अकाउंट्स में तो हम क्लेम कर लेते हैं लेकिन इनकम टैक्स में डिसअलाउ होते हैं, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर माइनस करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अकाउंट्स में तो आपका पार्ट पार्ट करके मिलता है लेकिन इनकम टैक्स में एक बार में ही पूरा का पूरा लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो उन एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। जैसे इनकम टैक्स में कुछ बिजनेसेस दे रखे हैं जहाँ पे अगर हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका हमें 100% फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, लेकिन अकाउंट्स में क्या होगा, पार्ट पार्ट करके मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हमारी जो बुक्स में आ रही होगी कुछ ऐसी इनकम भी आ रही होगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके चले जाएंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। ये हमारा बिजनेस का तो इनकम है नहीं, तो यहाँ से लेस कर देंगे। प्लस ऐड करेंगे एस सी डीम्ड इनकम जो कि हमारे पीएनएल में अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको ऐड बैक करके चलेंगे। एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कुछ डीम्ड इनकम है जो कि ऐड होना ही होना है, तो वैसी इनकम अगर हमने ऐड बैक नहीं किया, अपने बुक्स में नहीं लिया, तो उसको ऐड करके चलेंगे। और फिर इनको एडजस्ट करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। तो बस हमें यही प्लस माइनस सीखना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमें यही प्लस माइनस सीखना है। उसके लिए क्या है, हमें प्रोविजन पता होने चाहिए। प्रोविजन पता होना चाहिए। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, ठीक है, चलिए सर। द टैक्स पेबल बाय द असेसी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कोई सा भी बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, बिजनेस क्या हो गया, जो भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, सर्विसेज हो रहा है, ये क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी तक जो भी उससे रिलेटेड है वो सारा बिजनेस है। ठीक है, ठीक है सर। प्रोफेशन, प्रोफेशन में
प्रोफेशनल बनने के लिए हमें डिग्री चाहिए होती है, जैसे कि सीए है, हमें डिग्री चाहिए, एडवोकेट है डिग्री चाहिए, डॉक्टर है डिग्री चाहिए। तो इनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल होती है प्लस डिग्री चाहिए इसके लिए, है ना। ठीक है सर। तो अगर बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम है तो वो हमारी इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉफिट इन कैश और इन काइंड, जो प्रॉफिट है हमारा पीजीबीपी का इनकम है वो कैश में भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है, और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया, बट किसान के पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको 5 किलो आलू दे दिया, 5 किलो आलू दे दिया। तो जो 5 किलो आलू दिया वो काइंड में है, हाँ सर। तो उस 5 किलो आलू की जो भी वैल्यू होगी कैश में, वो उस डॉक्टर की इनकम बन जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर इनकम कैश में हो या काइंड में हो फर्क नहीं पड़ता, अगर काइंड में है तो उसका जितना कैश बनता है, कैश इक्विवेलेंट बनता है, वो उसकी इनकम बन जाएगी डॉक्टर की। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं जनरली इस हेड में नहीं आते, वो हमारा कैपिटल गेन वाले में जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट अंडर दिस हेड। वॉलंटरी रिसिप्ट, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। वॉलंटरी रिसिप्ट, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए एक लॉयर है, ठीक है, ये मिस्टर बी का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो केस ये जीत गए, केस जीत गए। अब सिमिलर केस से एक और पर्सन था, मिस्टर सी, उस केस की वजह से उसको भी फायदा हो गया, उसको भी कुछ फायदा हो गया, गेन हो गया। तो खुशी खुशी में इसको कुछ वॉलंटरी पेमेंट करके आ गया, पेमेंट करके आ गया, या तो कैश में या काइंड में गिफ्ट दे के आ गया मान लीजिए, या फिर कैश में कैश वाउचर दे के आ गया, गिफ्ट दे के आ गया। तो क्या मिस्टर सी इसका क्लाइंट था? नहीं सर, लेकिन इस केस की वजह से इसको भी फायदा हो रहा है, तो ये वॉलंटरी जाके इसको खुशी के मारे उसको गिफ्ट दे के आ गया। तो जो गिफ्ट मिलेगा इसको इन रिलेशन टू बिजनेस, ये भी उसकी इनकम का पार्ट बनेगा उस लॉयर का। क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके बाद आता है हमारा लीगलिटी ऑफ इनकम। ये क्या है सर? द इनलीगलिटी ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट एग्जेम्प्ट इट्स प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स। कहने का मतलब है अगर अगर जो इनकम आ रही है वो इलीगल बिजनेस से भी आ रही है तो भी उस पर आपको टैक्स देना है। जो क्रिमिनल्स है, जो उनकी इनकम हो रही है, इनकम टैक्स में उनको भी टैक्स देना है। मान लीजिए किडनैपिंग से आ रहा है, रोबरी से आ रही है इनकम, तो इनकम टैक्स बोलता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी जो इनकम है लीगल है तो भी आपको टैक्स देना है। लेकिन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। अगर कोई भी एक्सपेंस जो कि प्रोहाइबिटेड है बाय लॉ, अगर वो एसएससी इनकर करता है तो वो डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन इनकम के केस में अगर इनलीगल इनकम भी है तो भी आपको उस पर टैक्स देना है। ठीक है, ठीक है सर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जब हम 11th-12th सीपीटी में पढ़ रहे होंगे तो हमें वहाँ पे बताया था जो हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है, दो टाइप के होते हैं, एक कैश बेसिस होता है और एक एक्रोल बेसिस होता है। इनकम टैक्स में बोला गया है कि आप दोनों में से कोई भी, कैश बेसिस या फिर एक्रोल बेसिस, एक्रोल बेसिस को यहाँ पे बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम। तो दोनों में से कोई भी जो आप रेगुलरली एम्प्लॉय करते हैं उसके हिसाब से अपनी इनकम कैलकुलेट कीजिए। आप अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी पीजीपीपी की इनकम निकालिए। अगर कैश बेसिस करते हैं तो कैश बेसिस के हिसाब से आप पीजीपीपी की इनकम निकालिए।
ठीक है, ठीक है सर। अंडर सेक्शन 145, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद आइदर द कैश और मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। जो रेगुलरली एम्प्लॉय कर रहा है, वो जो फॉलो कर रहा है ईयर बाय ईयर, उसी अकाउंटिंग मेथड से आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, चाहे वो कैश बेसिस हो या फिर एक्रूअल बेसिस हो। क्लियर है? एक्रूअल बेसिस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस पता है ना आपको? एक्रूअल बेसिस में जब हमारी सेल होती है तब हम उसको बुक करते हैं, ना कि जब हमें उसका पैसा रिसीव होता है। कैश बेसिस में जब हमें उसका पैसा रिसीव हो जाता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को, परचेज को, एक्सपेंस को। और एक्रूअल में क्या करते हैं? जब वो ट्रांजेक्शन इनकर होती है तभी हम उसको सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, ना कि जब हमें पैसा मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, अब इसके अंदर कौन से इनकम चार्जेबल होती हैं? जैसे कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हर हेड के अंदर आपको एक चार्जिंग सेक्शन मिलेगा। इसका चार्जिंग सेक्शन है 28, जो कि बताता है किस टाइप की इनकम, किस टाइप की इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। द वेरियस आइटम ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर एज अंडर। जो कि पहला है income from business or profession, income arising to any person by way of profit or gains from a business or profession carried on by him at any time during the previous, at any time during the previous year। कहने का मतलब है अगर आपने एक दिन भी बिजनेस किया तो भी आपको उस बिजनेस से जितना प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ प्रोफेशन से, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आपने एक दिन भी क्यों ना किया हो। ठीक है, ठीक है सर। तो कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, चाहे प्रीवियस ईयर में आपने उसको एक दिन ही क्यों ना किया हो, किसी भी टाइम किया हो, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ओके सर। फिर सेकंड है any compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called holding an agency in India for any part of the activity relating to the business of any other person or at any connection with the termination of agency or modification of any of term and condition relating thereto। ये क्या है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं। आपने प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है? प्रिंसिपल है ये और ये इसका एजेंट है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही सेल परचेस करता है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब जो मिस्टर बी एजेंट है, जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, या तो ये टर्मिनेट हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर ए के साथ, वो या तो मिस्टर ए इसको टर्मिनेट कर देता है या फिर मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, जिसको इसको लॉस होता है। बदले में मिस्टर ए इसको कुछ कंपनसेशन देता है, कंपनसेशन देता है। तो ये क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी मिस्टर बी की इन द हेड ऑफ पीजीबीपी, जो कंपनसेशन मिला ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी इन द हेड ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड है any compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called or in connection with the termination or modification of a term and condition of any contract relating to his business। अब दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है।
ये बायर है, ये सेलर है, ये बायर है, ये सेलर है। मिस्टर ए परचेस करता है मिस्टर बी से, ठीक है। अब इनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए कैंसिल कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, या फिर मॉडिफाई कर देता है, कोई भी पार्टी करता है, ठीक है। जिसकी वजह से मिस्टर ए को लॉस होता है, मान लीजिए मिस्टर ए को या मिस्टर बी को लॉस होता है, बदले में जो सेलर है या फिर बायर है जिसको लॉस हो रहा है, मान लीजिए मिस्टर ए को इसमें लॉस हो रहा है, तो मिस्टर बी इसको कुछ कंपनसेशन देता है। तो ये कंपनसेशन क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। इसका उल्टा केस भी हो सकता है, मान लीजिए बी को केस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और मिस्टर ए इसको कंपनसेट कर रहा है, तो उस केस में मिस्टर बी की इनकम बन जाएगी। तो कहने का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन को कोई इनकम रिसीव हो रही है, कोई कंपनसेशन रिसीव हो रही है, तो वो मेरी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फिर थर्ड है सर, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, जैसे फिक्की है आपका, हमारे भी बहुत सारे एसोसिएशन बने हुए सीएस के, जो कि मान लीजिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मेंबर्स के लिए फॉर एग्जांपल, और उनसे फीस लेते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं उनसे फीस लेते हैं, तो वो फीस इनकम बन जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो एसोसिएशन है अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज दे रही हैं, और उस सर्विसेज जो भी फीस वगैरह इनकम वगैरह मिल रही है, जो भी इनकम मिल रही है वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। इनकम ड्राइव बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू देयर मेंबर। जैसे मान लीजिए सीएस का कोई अपना एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन बना रखा है, और वो एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज दे रही है, सेमिनार की हो गई या फिर किसी भी स्पेसिफिक सर्विस दे रही है, तो उसके बदले में वो फीस चार्ज कर रही है, तो फीस कहाँ पे टैक्सेबल होगी सर, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए फिर फोर्थ है हमारा इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय असेसी कैरिंग ऑन अ एक्सपोर्ट बिजनेस। जो एक्सपोर्ट बिजनेस में डील करते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, बहुत सारे बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट जब पर्सन कर रहा है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बदले में क्या लेके आ रहा है, बाहर की करेंसी लेके आ रहा है, फॉरेक्स लेके आ रहा है, जो जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री का फॉरेक्स है वो बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट जो बिजनेस करते हैं उनको। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। इंसेंटिव ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट। अगर कोई प्रॉफिट होता है सेल ऑफ एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट या इंपोर्ट लाइसेंस, तो वो हमारा पीजीबीपी की इनकम बनेगी। अब सर इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है, इंपोर्ट इंटाइटलमेंट क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर है उसको कुछ लाइसेंस देती है इंपोर्ट करने के लिए, कि आप इसके बेसिस पे कोई से भी कंट्री से, ये दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल में आप किसी भी कंट्री से जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल मंगा सकते हो किसी भी कंट्री से, और स्पेसिफिक में जो जो कंट्री मेंशन है उस कंट्री से। तो मान लीजिए एक्सपोर्टर को ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट लाइसेंस की या एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट की, तो उस केस में वो उसको सेल कर सकता है किसी पर्सन को। तो जब सेल करेगा तो उससे प्रॉफिट होएगा, और प्रॉफिट
हमारी इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। फिर सेकंड है कैश असिस्टेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैश असिस्टेंस मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है कि आप एक्सपोर्ट करो, बदले में हम आपको उतने का सब्सिडी देंगे। मान लीजिए मिस्टर ए एक्सपोर्ट कर रहा है, ये जनरली आप मान लीजिए 80 रुपए का प्रोडक्ट सेल करता है। गवर्नमेंट इसको बोलती है आप 70 में ही सेल करो, 70 रुपए में ही एक्सपोर्ट करो, बाकी जो 10 रुपया है हम उसका आपको कैश असिस्टेंट देंगे, 10 रुपए हम देंगे। आप 70 रुपए में बाहर सेल करो, एक्सपोर्ट करो, 10 रुपए हम देंगे। तो ये 10 रुपए हमारी इनकम बन जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, ठीक है सर। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, रीपेड और रीपेबल एज अ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होता है सर? जब हम बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, बाहर से मतलब इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, उससे प्रोडक्ट बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाहर से हमने रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल जब हमने मंगाया तो उस पर हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर उसको मैन्युफैक्चर किया तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे, तो एक्साइज ड्यूटी पे किया, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो जितना मेरा कस्टम ड्यूटी लगा था उस प्रोडक्ट पे, या फिर जितना भी एक्साइज ड्यूटी लगा था, जितना मैंने पोर्शन एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उस उतने प्रोडक्ट से रिलेटेड उतना मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, ड्यूटी मुझे रिफंड कर देगी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मान लीजिए मैं 100 यूनिट इंपोर्ट करता हूँ इंडिया से बाहर से। ठीक है, ठीक है सर। उस पे 100 रुपये मान लीजिए कस्टम ड्यूटी पे किया है। ठीक है, ठीक है सर। अब जो 100 यूनिट है इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, सॉरी 100 में से 70 डोमेस्टिक यूज कर लिया, मतलब इंडिया के अंदर ही सेल कर दिया, और 30 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में लॉस नहीं हुआ, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस 0 है। अदरवाइज वैसे नॉर्मल लॉस होता है, बट हम यहाँ पे नहीं मान रहे। तो 30 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया। अब 100 रुपये दिया था, 70 रुपये डोमेस्टिक यूज में हो गए, 30 रुपये एक्सपोर्ट हो गया। तो 30 रुपये से रिलेटेड जितना कस्टम ड्यूटी होगा वो एज ए ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टर को रिफंड हो जाएगा। तो 30 रुपये पे कितना बचेगा? 100 रुपया है 100 यूनिट का एक, और 30 यूनिट का कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो 30 रुपये इसको कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आता है हमारा प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ये क्या होता है सर? जैसे हम जोमेटो है, अमेजोन है, तो उस पर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, हमें उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। सेम इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें कुछ पॉइंट्स देती है, उस पर कुछ रिवॉर्ड देती है, रिवॉर्ड पॉइंट, क्रेडिट बोलते हैं जिसको। उन क्रेडिट का यूज में जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसको पे करने में यूज कर सकता हूं। मान लीजिए मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और 10% रिवॉर्ड पॉइंट है, रिवॉर्ड क्रेडिट है। तो मुझे 1 लाख का 10,000 रुपया रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री होती है, बुक होती है, उसमें एंट्री होती है। इस 10,000 का मैं यूज क्या करूंगा? जो मैंने प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं इंडिया से बाहर से, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं इंडिया से बाहर से, उसकी कस्टम ड्यूटी इससे मैं पे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जोमेटो पे हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, ओला पे मिलता है, बट उसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं सर? ओला बुक करने के लिए कर सकते हैं, या फिर खाना बुक करने के लिए कर सकते हैं। सेम इसमें भी होता है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उससे हम
जो इंपोर्ट ड्यूटी है हमारी, कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट के टाइम पे, उसको पे कर सकते हैं। ठीक है। कब मिलता है? एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एक्सपोर्ट का जो हमारा एफओवी वैल्यू होता है, जो सेल वैल्यू होता है, उस पे मिलता है ये हमें परसेंटेज पे। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो अगर इसको हम सेल करते हैं, जो ये रिवॉर्ड पॉइंट है, अगर हम इसको सेल करते हैं तो इस सेल पे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, whether convertible into a money or not, in cash or in kind, partly in cash or in kind। कहने का मतलब, बिजनेस की वजह से मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा है इन कैश और इन काइंड, तो वो भी मेरी बिजनेस की इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है, उसने क्लाइंट से फीस ली और केस जीत गया। क्लाइंट इतना खुश हो गया कि वो एक गाड़ी गिफ्ट करके आ गया उसको, गाड़ी गिफ्ट करके आ गया। तो गाड़ी का जो भी कैश इक्विवेलेंट होगा वो इसकी इनकम बन जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। तो कोई भी वैल्यू या बेनिफिट परक्यूजिट मिल रहा है ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, वो हमारा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। वो मनी में भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, और पार्टली इन मनी और पार्टली इन काइंड हो सकता है। ओके। ओके सर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। Any interest, salary, bonus, commission, or remuneration by whatever name called due to or received by a partner of a firm from such firm will be deemed to be income from PGBP। कहने का मतलब है, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को जो भी बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो या फिर प्रॉफिट हो, सारा का सारा टैक्सेबल होगा। सारी की सारी इनकम आएगी हमारी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर। सैलरी हमारी सैलरी हेड के अंदर क्यों नहीं आती? जो पार्टनर्स को सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड के अंदर क्यों नहीं आती? क्योंकि सर वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आता। दूसरा, तो कहने का मतलब, कोई भी रेमुनेशन पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिलता है वो हमारा पीजीबीपी के अंदर ही टैक्सेबल होता है। चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, रेमुनेशन, कमीशन, जो भी मिले सब हमारा पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। However, Section 10(2)(a) exempt that from tax a partner share in a total income of firm। ये क्या है सर? जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुकी होती है, और जो प्रॉफिट उनको मिलता है एक्चुअल में वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर न एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ये क्या है सर? मान लीजिए मैं जैसे सीए इंटर टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे एरिया में एक इंस्टीट्यूट है, वो भी सीए इंटर को पढ़ाता है। आके बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप टैक्सेशन मत पढ़ाइए इस एरिया में अगले 3 साल तक, अब बदले में मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो इस टाइप की अगर कोई इनकम है मेरी, वो मेरी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम नॉन कंपीटिंग फी। कंपीट ना करने के लिए जो भी पैसा मिल रहा है वो भी मेरी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ओके। ओके सर। सेकंड है, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड एनी सिमिलर नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इसमें क्या है? इसमें अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, किसी पार्टी से पैसे मिल रहे हैं कि आप अपना नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी वगैरह शेयर मत करो किसी से, तो अगर मुझे इसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ इनकम आ रही है, कुछ सम मिल रहा है, वो मेरा पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ओके। ओके सर। नेक्स्ट है,
एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है मालूम है आपको? नहीं सर। जो एम्प्लॉयर होता है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पोस्ट होती है कि वहाँ पे अगर कोई पर्सन चला जाए एकदम से तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो कंपनीज होती हैं, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। तो अगर जिसके लिए ली है, जिस एम्प्लॉय के लिए उसने पॉलिसी ली है एम्प्लॉयर ने, अगर वो छोड़ के चला जाता है या फिर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है उसकी, तो जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो इसको रिम्बर्स करेंगे। अगर कोई भी प्रॉफिट का लॉस होता है, प्रॉफिट का कोई लॉस होता है, या फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने में, अब पर्सन चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढना पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट होगा, उसकी वजह से जो लॉस है और प्रॉफिट जो कम हुआ, जितना रिड्यूस हुआ, वो सब रिम्बर्स होता है इस स्कीम के अंदर। ओके। तो अगर इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर को कोई पैसा मिलता है तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होता है। ओके। ओके सर। फिर नेक्स्ट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल एसेट। ये क्या है सर? ये हमारा इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होता है सर? स्टॉक। उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट में। तो जिस दिन हम कन्वर्ट करेंगे उस दिन जो भी उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो इनकम बन जाएगी इसके लिए। ठीक है, वो इनकम बन जाएगी हमारी पीजीबीपी की। ओके। ओके सर। नेक्स्ट है एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 35AD। अगर हमें कोई भी कैपिटल एसेट को सोल्ड करके या उसके बदले कोई भी सम मिल रहा है तो वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी हमारी। सेक्शन 35AD में क्या होता है, कुछ लिस्ट ऑफ बिजनेसेस दे रखे हैं। अगर वो हम बिजनेस करेंगे तो जितना भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका सारा का सारा डिडक्शन फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जितना भी खर्चा करेंगे वो सारा का सारा फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, जिस ईयर में हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है। ठीक है। तो अब जब हम ऑलरेडी हमें डिडक्शन मिल चुकी है उसकी, तो उस एसेट को हम सेल करेंगे तो जितना भी पैसा मिलेगा उसके बदले वो सारा मेरा इनकम ही बनेगा। क्या 100 रुपये का एसेट है, उस पर मैं 100 रुपये डिडक्शन क्लेम कर चुका हूँ इनकम टैक्स में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब मैं उसको सेल करता हूँ मान लो 200 रुपये में, तो सारा का सारा मेरा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 9 में बता रखा है कि किस हिसाब से पीजीबीपी की जो टैक्सेबल इनकम है कैसे कैलकुलेट होती है। इसमें सेक्शन 30 से 37 तक जितने भी एक्सपेंस होंगे हमारे उसकी डिडक्शन मिलती है। 40 में दे रखा है वो एक्सपेंसेस, सेक्शन 40 में दे रखा है जिनकी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 40A कैपिटल ए में स्पेशल केसेस दे रखे हैं, जिन स्पेशल केसेस में हमें उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलती। उसके बाद सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम दे रखी है। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने एज पर बुक्स निकाला है अगर उसमें ऐड नहीं है तो हमको वो इनकम ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रोविजन है, उसको भी हम डिस्कस करके चलेंगे। तो ये है पूरा पीजीबीपी का सार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिसेबल रिडक्शन के साथ। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 30 रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के लिए मैंने कोई भी रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस का कोई खर्चा किया है तो उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 30 में, प्रोवाइडेड वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है हमारा सेक्शन 31। 31 बोलता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर।
अगर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का अगर कुछ रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा है तो उसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी सेक्शन 31 में। ओके, प्रोवाइडेड वो जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो इन सेक्शन के अंदर हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है उसी की ही डिडक्शन मिलेगी। ओके ओके सर, सेक्शन 30 में बिल्डिंग से रिलेटेड है, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। और 31 में रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। ओके, तो इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा है जो रेवेन्यू नेचर का है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमें पीजीबीपी में। ओके ओके सर, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके। मेरा नंबर है 7631399189। ओके।